चलो क्वेश्चन पढ़िए। क्या दिया? डेट ऑफ फायर जून 30, 2013। जून 30, 2013 को डेट ऑफ फायर है, ठीक है। और उसके बाद दिया है 6 मंथ का इंडेमनिटी पीरियड है, ओके। 6 मंथ का इंडेमनिटी पीरियड आपका है। उसके बाद दिया है आपका सम इंश्योर्ड दे दिया है 25,000, ठीक है। चलिए, उसके बाद दिया है आपको टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग आपको दे दिया है जून 13, 2013। ध्यान से पढ़िएगा, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। फायर कब हुआ? यानी ये क्या बता रहा है? टर्नओवर किस पीरियड का? 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2013 तक का। यानी जिस दिन फायर हुआ उसके इमीडिएट 12 मंथ का, प्रीसीडिंग 12 मंथ का है, ये पिछले 12 महीने का है ना ये। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको हम? एनुअल टर्नओवर। ये एनुअल टर्नओवर क्वेश्चन में दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर, ये तो पिछले साल का दे दिया नेट प्रॉफिट। फिर स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द अकाउंटिंग ईयर, ये अकाउंट स्टैंडिंग चार्जेस है, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 99,000। फिर टर्नओवर ऑफ द इंडेमनिटी पीरियड का टर्नओवर आप देख लीजिए, 1 जुलाई 2013 से लेकर 31/12/2013 तक का दिया है, ठीक है। 31/12/2013 तक का। और टर्नओवर फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2012 से लेकर 31/12/2012। अब इस क्वेश्चन में डिस्टर्ब पीरियड नहीं दिया हुआ है, कितने दिन तक आपका बिजनेस एक्चुअल में डिस्टर्ब हुआ ये नहीं दिया हुआ। तो हम ये मान के चलेंगे कि डिस्टर्ब पीरियड इज इक्वल टू इंडेमनिटी पीरियड। जब मिसिंग है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यही एज्यूम करना होगा, इसीलिए यहाँ सेल जो है ना इंडेमनिटी पीरियड का दे दिया, यानी एक्चुअल डिस्टर्ब पीरियड इंडेमनिटी पीरियड के बराबर का। हम इंडेमनिटी पीरियड तक का क्लेम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आप नोट लिख लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आएगा, इफ डिस्टर्ब पीरियड इज नॉट गिवन, इफ डिस्टर्ब पीरियड इज नॉट गिवन, assume disturb period equal to indemnity period। ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको ये मानना है कि डिस्टर्ब पीरियड इंडेमनिटी पीरियड के बराबर है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आप सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जीपी रेशियो, ठीक है। तो ये जीपी रेशियो निकालते हैं हम लोग। जीपी रेशियो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल नेट प्रॉफिट दे दिया है ना। नेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो नेट प्रॉफिट दिया है पिछले साल का 6,250 प्लस इंश्योर्ड। आप देखिए यहाँ स्टैंडिंग चार्जेस खाली लिखा है, ये नहीं लिखा है इंश्योर्ड है कि नहीं। तो हम मान लेंगे कि ये इंश्योर्ड है, एज्यूम, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन है जहाँ मान लीजिए यहीं पर लिखा रहता है ना अलग से कि 14,250 मान लो स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, अगर यहीं लिखा रहता है ना कि अनइंश्योर्ड 4,000 है, तो 14 में से 4,000 माइनस करते तो इंश्योर्ड पता चल जाता, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं दिया, अनइंश्योर्ड भी नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस को इंश्योर्ड मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो 14,250 दिया है वो इसको इंश्योर्ड ही मान लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये 14,250 यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय पिछले साल का टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग ईयर कितना दिया था? नहीं, 55,000 के साथ ये वाला लेंगे ना। अकाउंटिंग ईयर तो मार्च में ना ऐड होगा, ये आएगा ना 99,000,
अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर तो एंड हो रहा है मार्च में ना, ठीक है, तो मार्च तक का सेल लेंगे हम 1 साल का। हमको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सेल लेना है, पिछले 12 महीने का नहीं लेना। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट निकालते समय प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेना, ठीक है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 2013 को एंड हो गया, ठीक है। 31 मार्च 2013 तक का सेल कितना है? 99,000, तो ये लेंगे हम, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है जीपी रेशियो? जीपी रेशियो आ जाएगा 20.707%, है ना। चलो अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल का पीरियड क्या होगा? डिस्टर्ब पीरियड आपका है 30 जून 2013 से लेकर 6 महीना, माने 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये डिस्टर्ब पीरियड है 2013 वाला में। आपको इसी का 2012 वाला देखिए, इसी पीरियड का देखिए, दिया है 2012 वाला, यहाँ नीचे दिया हुआ है ना। लास्ट पॉइंट, 1 जुलाई 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 के बीच में कितना सेल किया? 55,000। अब यहाँ देखिए टेंडेंसी दिया हुआ है इंक्रीज ऑफ टर्नओवर का, अपवर्ड ट्रेंड है 10%, ठीक है ना। ये एडजस्ट कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड सेल्स तो हम लोग लिख लेंगे 1 जुलाई 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक का सेल 55,000। और फिर इसमें ऐड करेंगे अपवर्ड ट्रेंड 10%, तो 5,500 ऐड कर दो, 60,500, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड सेल, ओके। अब आप निकालिए शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल निकालने के लिए आपको एक्चुअल सेल देखना होगा डिस्टर्ब पीरियड का। तो एक्चुअल सेल डिस्टर्ब पीरियड का देख लीजिए कितना दिया है। एक जुलाई 2013 से लेकर दिसंबर 2013 तक का कितना सेल है? 28,000 है ना। ये एक्चुअल पीरियड यही है, एक्चुअल पीरियड का सेल। तो निकाल लो शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल 60,500 और माइनस एक्चुअल सेल ड्यूरिंग डिस्टर्ब पीरियड, यानी इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड का एक्चुअल सेल आपको 28,000 दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका? 32,500 आ जाएगा आपका शॉर्ट सेल, ठीक है। अब इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, तो 32,500 का 20.707% निकालिएगा, ठीक है। 32,500 का 20.707%, 6729, 6730 हो गया, सॉरी 29 नहीं, 6730 है ना, 6730। कुछ दिया नहीं है आपको, एडिशनल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं दिया है, ठीक है। फिर सम इंश्योर्ड तो दे दिया है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि आपका 100% इंश्योर्ड है कि नहीं, जो कि अब एडिशनल एक्सपेंसेज में ऐड ग्रॉस क्लेम कितना होगा? इतना ही ना होगा, 6,730 होगा। एडिशनल एक्सपेंसेज है ही नहीं, सेविंग एंड स्टैंडिंग चार्जेस भी नहीं दिया है, तो ना प्लस करना एडिशनल एक्सपेंसेज, ना ही सेविंग माइनस करना है, तो ग्रॉस क्लेम भी यही हो गया 6,730, ठीक है। समझ गए बात है?
दिया नहीं ना है कुछ, जब दिया ही नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस क्लेम इक्वल टू 6730। ठीक है, अब आप निकालिए कि नेट क्लेम कितना होगा, मैंने अमाउंट ऑफ क्लेम कितना करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्ट 1 लाख, लेकिन एडजस्टेड नहीं है, ये एनुअल टर्नओवर है, इसको आपको एडजस्ट करना होगा ट्रेंड से। 1 लाख जो है ट्रेंड से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात। तो चलो एडजस्ट निकालो, एनुअल टर्नओवर पहले निकालो, फिर उसका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालो, और फिर कंपेयर करो कि भाई वो हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी उससे ज़्यादा है या कम है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद। निकाले, एनुअल टर्नओवर आपको दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख है ना जी, उसमें ट्रेंड ऐड करो तो 10,000 आ गया, तो 1,10,000 हो गया आपका एनुअल एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो 1,10,000 का, 1,10,000 का 20.707%, तो 22,000 समथिंग आ रहा है ना। $22,777। ठीक है, और आपका इंश्योर पॉलिसी कितना है, इंश्योर्ड अमाउंट 25,000 है। देखो 25,000 है यानी ज़्यादा है, यानी फुली इंश्योर्ड हुआ है ना, फुली इंश्योर्ड है यानी ग्रॉस क्लेम जितना निकाले थे उतना ही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम होगा। समझ में आया बात। चूंकि हमारा पॉलिसी जो है वो इंश्योर्ड अमाउंट हमारा ज़्यादा है, तो आप लिख लीजिएगा सिंस द इंश्योर्ड अमाउंट इज मोर देन द सिंस इंश्योर्ड अमाउंट जो है मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, तो आपका ये फुल्ली इंश्योर्ड हुआ। जब ये फुल्ली इंश्योर्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम इक्वल टू 6,730 रुपया। ठीक है, तो आपका अमाउंट ऑफ क्लेम 6,730 रुपया हो जाएगा। समझ में आया बात। हो गया, चलो तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन में सेम स्टेप रिपीट करना है बार बार आपको। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नया स्टेप आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का अलग अलग हो सकता है, वो अलग मैटर है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन जो है इसी फ्लो में चलेगा हर क्वेश्चन में, लॉस ऑफ प्रॉफिट में। चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, ये दिया ना आपको, देयर वॉज ए सीरियस फायर इन द प्रीमिसेस ऑफ मेसर्स ABC ऑन 1 सितंबर 2013। ठीक है, डेट ऑफ फायर आपका मिल गया, डेट ऑफ फायर हो गया, डेट ऑफ फायर 1 सितंबर 2013।
उसके बाद देयर इज बिजनेस एक्टिविटीज वेयर इंटरप्टेड अनटिल बोलता है 31 दिसंबर तक आपका डिस्टर्ब रहा पीरियड। तो डिस्टर्ब पीरियड आप निकाल लीजिए, आपका 1 सितंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक बिजनेस डिस्टर्ब रहा, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 4 मंथ आपका डिस्टर्ब पीरियड रहा। उसके बाद दिया है व्हेन नॉर्मल ट्रेडिंग वेयर मिसर्स हैज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर, तो पॉलिसी वैल्यू दे दिया आपको 42,000 रुपये का पॉलिसी लेकर रखा हुआ है वो इंश्योर्ड अमाउंट, एंड द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी भी आपको 6 मंथ दिया है। इंडेमनिटी पीरियड देखिए 6 मंथ दिया है, इंडेमनिटी पीरियड आपका 6 मंथ है, लेकिन चूंकि 4 मंथ का ही हमारा डिस्टर्बेंस है तो हम 4 ही मंथ का क्लेम पीरियड रहेगा हमारा, हम 4 ही महीने के लिए वर्किंग करेंगे, सारा चीज़ सेट सेल्स जितना भी निकालना है 4 मंथ, तो क्लेम पीरियड हमारा 4 महीना हो जाएगा। 4 मंथ में हमको जो प्रॉफिट में नुकसान हुआ उसके लिए हम क्लेम करेंगे, ठीक है। और इंश्योर्ड अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दे ही दिया है, इंश्योर्ड अमाउंट आपका है 42,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012, पिछले साल का जब ईयर एंड हुआ तो उसका नेट प्रॉफिट पिछले साल हुआ था 20,000 उसको, ठीक है। और एनुअल इंश्योरेबल स्टैंडिंग चार्जेज यानी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज 30,000 है, ऑफ विच 2,000 वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल वर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेबल यानी इंश्योरेंस जिसका हम करा सकते थे वो 30,000 था, लेकिन उसमें से 2,000 इंक्लूड नहीं था आपका इंश्योर्ड में, यानी एक्चुअल में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो गया 28,000 हो गया। 30,000 हम करा सकते थे, ठीक है, लेकिन 2,000 नहीं है डेफिनेशन में शामिल, 2,000 इंश्योर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब एक्चुअल में हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हो गया वो 28,000 हो गया, ठीक है। चलिए 28,000 हमारा इंश्योर्ड निकल गया, स्टोन स्टैंडिंग चार्जेस 28,000 पिछले साल का। उसके बाद आइए नेक्स्ट, द एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द डैमेज कॉज्ड बाय द फायर अमाउंटिंग टू ₹600, बट फॉर द एक्सपेंडिचर द बिजनेस वुड हैव हैड टू शट डाउन, मतलब अगर ये खर्चा नहीं करते तो हमको बिजनेस बंद करना पड़ता, तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस 600 रुपये मिल गया आपको। चलिए इसके बाद सेविंग एंड इंश्योर्ड आप बोलता है स्टैंडिंग चार्जेज में जो बचत हुआ है वो 1,500 का हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखता है टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ एंडेड अप्रैल 30, अगस्त 31 और दिसंबर 31। देखिए ध्यान देखिएगा इसमें थोड़ा सा, यही थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट किया क्वेश्चन को यहाँ पर, ठीक है। बोलता है 4 मंथ एंडेड, मैंने पूरे साल को ना वो 4-4 महीने का 3 टुकड़े में बांट दिया, क्वेश्चन में इस तरह से दिया, 4-4 महीने का 3 टुकड़ा बना दिया, टोटल 12 महीना, ठीक है, इस तरह से दिया। पहला ब्लॉक जो दिया है ना आपका ये बोलता है 30 अप्रैल तक का है पहला वाला, यानी ये स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का, ठीक है, पहला वाला कॉलम। दूसरा वाला कॉलम जो है आपका मई से लेकर आपका 31 अगस्त तक का है, मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीना हो गया। पहला वाला था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दूसरा वाला हो गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक का है, सेम ऐसे 4-4 महीना का ब्लॉक बना दिया है। अगर हम ये सारा ऐड कर देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, है ना। 2012 का अगर हमको टोटल टर्नओवर चाहिए तो कैसे निकलेगा, ये पूरा ऐड कर देंगे, 4 + 4 + 4 12 महीना का निकल गया पूरे अकाउंटिंग ईयर का टर्नओवर, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया हुआ इस क्वेश्चन में, प्रेजेंट अलग तरह से किया है। 2012 का भी दे दिया आपको, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का सेल, फिर मई से लेकर अगस्त तक का सेल, फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक का सेल। उसी तरह 2013 का भी दिया है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक का सेल, और फिर मई से लेकर 31 अगस्त तक का सेल, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का सेल, ठीक है। और ये जो पीरियड है जुलाई, यहाँ वाला ये जो पीरियड है ये डिस्टर्ब पीरियड है हमारा, सितंबर में आग लगा और दिसंबर तक बोलता है डिस्टर्ब रहा, लिखा है 2013 में, यानी ये क्या बता रहा है 15,000 क्या बता रहा है, डिस्टर्ब पीरियड का सेल।
डिस्टर्ब पीरियड का ये सेल है हमारा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आपको निकालना है पॉलिसी का वैल्यू, यानी क्लेम ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ लिख लिए पहले, सबसे पहले डेट ऑफ हायर लिख लिए भाई, डेट ऑफ हायर, डिस्टर्ब पीरियड 1 सितंबर 2013 से लेकर 31/12/2013 तक का है। इंडेमनिटी पीरियड 6 महीना लिख लिए, ठीक है। क्लेम पीरियड लिख लिए 4 मंथ, और इंश्योरेंस अमाउंट जो है आपका 42,000, ठीक है। कोई ट्रेंड क्वेश्चन में नहीं दिया है, देयर इज नो ट्रेंड अपवर्ड और डाउनवर्ड, किसी भी तरह का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। एनुअल टर्नओवर क्या होगा? एनुअल टर्नओवर क्या होगा? इसका पीरियड कहाँ से, हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है फायर लगा 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर को लगा है, तो उसके पहले वाले 12 महीना का लेना आपको, यानी हमारा जो होगा वो होगा 1 सितंबर 2012 से लेकर 31 अगस्त 2013 तक का सेल, एनुअल पीरियड यही ना होगा, एनुअल टर्नओवर का पीरियड, है ना। फायर लगा 1 सितंबर 2013 को, है ना, तो 1 सितंबर 2012 से लेकर 31 अगस्त 2013 का सेल निकाल लेंगे। अब आप ध्यान देखिएगा, 12 महीना बन रहा है, लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया ना 4-4 महीना का टुकड़े में दिया, तो आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 सितंबर 2012 से लेकर पहले 31 दिसंबर 2012 का निकाल लेते हैं, 4 महीना हो गया। ये 4 महीना कहाँ है देख लीजिए, ये वाला है, ये वाला है ना 2012 का, ये 95,000 ले लिए। फिर 1 जनवरी 2013 से लेकर 30 अप्रैल 2013 तक का ले लेते हैं, ये वाला कहाँ है, तो ये है, यही है ना 70,000, तो ये ऐड कर दिए। और फिर आपका 1 मई 2013 से लेकर 31 अगस्त 2013 का सेल, ये वाला है 80,000, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा, तो आपका एनुअल टर्नओवर टोटल निकल जाएगा 1,50,000 प्लस 95, यानी 2,45,000 आपका एनुअल टर्नओवर आ गया, ठीक है। क्योंकि 4-4 महीना का ब्लॉक में दिया है, तो उसको उसी हिसाब से लेना होगा आपको, ठीक है। टोटल पीरियड 1 सितंबर 2012 से लेकर 31 अगस्त 2013 तक का है, लेकिन इसको 4-4 महीने के ब्लॉक में आप डिवाइड कर दीजिए, सितंबर से दिसंबर पहला, फिर जनवरी से अप्रैल, और फिर मई से लेकर अगस्त तक का, क्लियर। तो एनुअल टर्नओवर में निकल गया। अब आप निकालिए जीपी रेशियो, ठीक है, जीपी रेशियो निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट पिछले साल का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए हमको नेट प्रॉफिट चाहिए पिछले टर्नओवर का, पिछले साल का। तो 31 दिसंबर 2012 तक का कितना दिया नेट प्रॉफिट, 12,000 दिया हुआ है, सॉरी 12 बोलते हैं 20,000 वो लिख दीजिए, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना लेंगे। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फर्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है आपको, देखिए पढ़ लीजिए, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है, 30,000 इंश्योरेबल था, 30,000 इंश्योरेबल था, लेकिन 2,000 उसमें से इंश्योर्ड नहीं हुआ, तो हुआ कितना 28, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज हम 28,000 लेंगे, डिवाइडेड बाय पिछले टर्नओवर, पिछले अकाउंटिंग पीरियड का सेल कैसे निकलेगा, हमको 2012 का पूरे साल का सेल निकालना है, अकाउंटिंग पीरियड का कैसे निकलेगा,
2012 का अकाउंटिंग पीरियड का सेल कैसे निकलेगा? हम जब ये तीनों ऐड कर देंगे निकल जाएगा ना, डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन 2012 का जो 4-4 महीने का 3 ब्लॉक दिया है, ये तीनों ऐड कर देंगे तो हमको पूरे 12 महीने का निकल जाएगा ना। तो निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। 65 + 95 + 80 कितना आ जाएगा? ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? जीपी रेशियो 20%। ठीक है, लिखिए जीपी रेशियो लिखिए। अब आप निकालिए स्टैंडर्ड सेल। जीपी रेशियो निकालने के बाद क्या निकालना पड़ता है? स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल हम लोग लेंगे का मतलब हुआ जिस पीरियड में बिजनेस डिस्टर्ब रहा उसी पीरियड में पिछले अकाउंटिंग ईयर में कितना सेल किया था। ये तो हमारा डिस्टर्ब पीरियड है 1 सितंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2013। ठीक है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड सेल कहाँ तक आ जाएगा? स्टैंडर्ड सेल क्या होगा? 1 सितंबर 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2012 तक का, यही ना होगा स्टैंडर्ड सेल है। स्टैंडर्ड सेल का अमाउंट देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 2012 में इस पीरियड का सेल देखना आपको कितना दिया है? 95,000। तो 95,000 लिख लीजिए। आगे इसमें अपवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बगल में लिख लीजिएगा 95,000। ठीक है, अब आप शॉर्ट सेल निकाल लीजिए। शॉर्ट सेल निकालने के लिए स्टैंडर्ड सेल से क्या माइनस करना है? एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल मारेंगे डिस्टर्ब पीरियड का। तो स्टैंडर्ड सेल आप लोग निकाल लिए हैं। स्टैंडर्ड सेल भाई 95,000 है मेरा। इसमें से एक्चुअल सेल कितना हुआ डिस्टर्ब पीरियड में? मतलब 1 सितंबर 2013 से, डिस्टर्ब पीरियड क्या है आपका? 1 सितंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक का ही डिस्टर्ब पीरियड है ना। तो आप निकाल लीजिए उस पीरियड में, देखिए कितना सेल हो रहा है। ये है 15,000। तो एक्चुअल सेल आपका डिस्टर्ब पीरियड यानी 1 सितंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 का सेल ने माइनस करेंगे 15,000 रुपया। तो आपका शॉर्ट सेल आ जाएगा 80,000। ठीक है, 80,000 आपका आ गया शॉर्ट सेल। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। आपका शॉर्ट सेल 80,000 है, जीपी रेशियो 20% है ना। 80,000 का 20% निकाल लीजिए आप। 80,000 का 20% 16,000। अब आइए एडिशनल एक्सपेंसेस का वर्किंग करते हैं। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए एडिशनल खर्चा है कितना इस क्वेश्चन में। एडिशनल एक्सपेंसेस 600 रुपये दिया हुआ आपको, है ना। 600 रुपया का आप निकालिए। पहला पॉइंट तो लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी उस एडिशनल खर्चे के बेसिस पे कितना आपको क्या बोलते हैं उसको सेल हुआ, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे फिर। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकालना आपका। एडमिसेबल एडिशनल एक्सपेंसेस, पहला पॉइंट लिखिएगा एडिशनल एक्सपेंसेस कितना हुआ।
600। फिर हम निकालेंगे दूसरा वाला पॉइंट, बी छोड़ देंगे, बी है ही नहीं मेरे पास, सी पॉइंट डायरेक्ट लगाइए। आपका फॉर्मूला क्या है वहाँ, एडिशनल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर, है ना, डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यही है ना। तो अब निकालिए इसका अमाउंट, 600 रुपया मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर निकाल लीजिए अलग से। एनुअल टर्नओवर तो ऊपर निकाल ही लिए हैं हम लोग, है ना। कितना निकाले थे एनुअल टर्नओवर, 2,45,000 का आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए 20%, 49,000 आ जाएगा। लिख दीजिएगा 49,000 डिवाइडेड बाय 49,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना होगा, 30,000 टोटल था स्टैंडिंग चार्जेस, 2,000 बोलता नहीं करा पाए इंश्योर, तो कितना नहीं जो करा पाया वही ना अनइंश्योर्ड रह गया 2,000, तो वही 2,000 आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, टोटल 30,000 था, उसमें से 28,000 बोलता है हो गया, मैंने डायरेक्टली बोला है 2,000 नहीं हुआ, तो 2,000 अनइंश्योर्ड रह गया। सर एनुअल टर्नओवर क्या हुआ, एनुअल टर्नओवर आपको निकालना होगा 1 सितंबर 2023 बोलते हैं, 13 से पहले वाले 12 महीने का। तो आप पहले पीरियड क्या बनेगा, 1 सितंबर 2012 से लेकर 31/12/2013 तक का, मतलब 80,000 से है। 1 सितंबर 2012 से लेकर 31 अगस्त 2013 तक का आपका एनुअल टर्नओवर होगा, ये ना 12 महीना बन रहा आपका। अब उसका निकालो, 4 टुकड़ा में 3 टुकड़ा में दिया है आपको सेल क्वेश्चन में, तो 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 4 महीना हो गया, पहला 4 महीना। तो इस पीरियड का सेल दिया है क्वेश्चन में 95,000, ठीक है। उसके बाद फिर 1 जनवरी से लेकर 2013 से लेकर 30 अप्रैल 2013 का सेल लेंगे, इस पीरियड का सेल आपको 70,000 दिया है, ठीक है। और फिर 1/5/2013 से लेकर 31 अगस्त 2013 का सेल आपको 80,000 दिया है, तो सारा ऐड कर देंगे तो 2,45,000 एनुअल टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। चलो निकालो, कितना आई, एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस कितना निकला जी, 576। चलो निकालो, चलो आगे बढ़ो। इसको सॉल्व किए तो 576 आया, तो अब आप ग्रॉस क्लेम निकालिए, चलिए फिर अमाउंट ऑफ क्लेम निकालिए। ये 576 आया, तो दोनों में जो छोटा होता है वही एडमिसिबल होता है ना। तो एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस इक्वल टू 576, ठीक है। अब इसको आप जो है ग्रॉस क्लेम निकाल लीजिए, ग्रॉस क्लेम का अमाउंट निकालिए, चलिए ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल लिखिए, फिर ये 576 रुपये उसमें ऐड कीजिए, ये नहीं करना है। चलो करो, जल्दी लिख लो। निकला, लिखे, $29 नंबर क्वेश्चन का ग्रॉस क्लेम निकालो जी, फिर अमाउंट ऑफ क्लेम निकालो।
निकला। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल कितना है? हाँ जी, क्या सर? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल कितना निकाला था? 16,000। 16,000। उसमें एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड किया। एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड करो उसमें, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 576। ठीक है। और फिर इसमें से सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस दिया था क्वेश्चन में। सेविंग कितना दिया था? 1500। माइनस कर दीजिए सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 1500। ये आपका 15,076 आ गया टोटल ग्रॉस क्लेम। अब आप इंश्योर्ड अमाउंट कितना दिया है? 42,000 दिया है ना? 12,922। हाँ, ठीक है। और फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है? एनुअल टर्नओवर ये अभी निकाले थे हम लोग। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर कितना निकाले थे? 49,000। ठीक है, अभी निकाले थे ना जी। दोनों में कंपेयर करो। एवरेज क्लाउज लगेगा क्या कि नहीं लगेगा? लगेगा एवरेज क्लाउज, क्योंकि इंश्योर्ड का अमाउंट कम है इससे। 49,000 से कम है 42,000, इसीलिए एवरेज क्लाउज लगेगा। तो अमाउंट ऑफ क्लेम क्या हो जाएगा? है ना, इंश्योर्ड अमाउंट 42,000 डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस क्लेम 15,076। ठीक है, अमाउंट सॉल्व करो। 12,922 रुपये आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन। जो प्रेजेंटेशन सेल्स का दिया था वहीं पर कंफ्यूजन हो सकता था। फिर से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट मैंने आप तुम लोगों नोट्स में 23 नंबर होगा, 23 देखो। पढ़ो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है। पढ़ो। मधु एंड कंपनी अफेक्टेड ए पॉलिसी इंश्योरेंस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड स्टैंडिंग चार्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। बोलता है स्टैंडिंग चार्जेज और प्रॉफिट दोनों मिलाकर वो 5 लाख तक का पॉलिसी लिया है, प्लस एन अलाउंस ऑफ ₹1 लाख फॉर द प्रॉफिट एंड स्टैंडिंग चार्जेज एक्सपेक्टेड टू एक्रू फ्रॉम इंक्रीज टर्नओवर। ठीक है, उसके बाद देगा पीरियड ऑफ इंडेमनिटी बीइंग 3 मंथ। इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ ही आपका। टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग, पिछले साल का टर्नओवर 15 लाख दे दिया है। फॉर द इंश्योरिंग ईयर एंड इट वाज फॉर द इंश्योरिंग ईयर वाज एस्टिमेटेड। इंश्योरिंग ईयर के लिए बोला था 18। इंश्योरिंग मतलब आने वाले साल के लिए।
आने वाले साल के लिए एस्टिमेट किया था, तो इससे हमको मतलब नहीं है। आने वाले साल में ही तो फायर लग गया। पिछले साल में 15 लाख था, और इंश्योरिंग ईयर मतलब पिछले साल हम एस्टिमेट किए थे कि अगले साल 18 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले साल जो 18 लाख होगा वो हम लोग वहाँ है पॉइंट, ठीक है। चलिए इसके बाद अ फायर अकॉर्ड ऑन 1 नवंबर द रिलेटिव फिगर हैव बीन एसर्टेन, ठीक है। नवंबर में सेल्स प्रीवियस ईयर का दिया है, पिछले मंथ में, क्योंकि 3 ही महीना का इंडेमनिटी पीरियड है, इसीलिए 3 ही महीना का डाटा दिया है, क्योंकि 3 ही महीने का हम क्लेम निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा का निकाल ही नहीं सकते हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 80,000, ये एक्चुअल सेल है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में सेल्स फॉर द करंट ईयर में हम एस्टिमेट किए थे कि 96,000 होगा, 96,000 होगा करंट ईयर में, लेकिन एक्चुअल में चूंकि ये नवंबर में आग लग गया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये एक्चुअल सेल जो दिया है करंट ईयर का दिया है, ठीक है। एक्चुअल सेल जो दिया है ये करंट ईयर का दिया है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, चूंकि यहाँ फायर लग गया इसी डेट, इसी मंथ में, इसलिए नवंबर में हम कुछ भी नहीं सेल कर पाए। उसी तरह दिसंबर का दिया, पिछले साल 1,10,000 था, एस्टिमेट किए थे हम 1,32,000, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि फायर हो गया। फिर जनवरी में पिछले साल 1,20,000 था, ठीक है, लेकिन हम जो एस्टिमेट किए थे 1,44,000, ठीक है। उसके बाद 32,000 हुआ, एक्चुअल में 32,000। यानी ड्यूरिंग डिस्टर्ब पीरियड, ये 3 हमारा इंडेमनिटी पीरियड है, 3 ही महीना इंडेमनिटी पीरियड है। 3 ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड यानी डिस्टर्ब पीरियड हम केवल 32,000 रुपया ही सेल कर पाए, और ये तो प्रीसीडिंग ईयर का दिया था, ठीक है, पिछले 3 महीने। और ये दिया था बजटेड। अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20% बढ़ाया है सेल, 1,10,000 में फिर 20% ऐड ऑन किया, यानी इसको उम्मीद था कि 20% सेल मेरा बढ़ेगा। इस हिसाब से बजट बनाया था अगले साल के लिए, सेल्स बजट फॉर द करंट ईयर, जिस ईयर में फायर लगा उस ईयर का बजट जब वो बनाया था तो पिछले साल से 20% बढ़ा के। अगर क्वेश्चन यहीं तक रहता ना, यहीं तक एंड हो जाता क्वेश्चन, इसके बाद कुछ नहीं लिखता जो लिखा है इस क्वेश्चन में, तो हम 20% ट्रेंड मान के चलते, अपवर्ड ट्रेंड 20% मानते। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे भी कुछ लिखा है, नीचे भी सेल से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है, पढ़ लिख कर नहीं है। अगर नहीं दिया रहता ना नीचे वाला इंफॉर्मेशन, तो हमको ट्रेंड 20% लेके चलना पड़ता, ठीक है। अपॉन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट द इंक्रीज सेल, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इंक्रीज सेल फॉर द पास्ट 7 मंथ, पिछले 7 महीने का, वेयर ओवर एस्टिमेटेड, बोलता है जो एस्टिमेट बनाया था ना इंक्रीज ऐड करके, यानी 20% ऐड करके, वो ओवर एस्टिमेटेड है, ज्यादा एस्टिमेट कर लिया गया। कितना, 50%। जो इंक्रीज एस्टिमेट हुआ ना वो 50% ज्यादा हुआ। हम यहाँ कितना इंक्रीज एस्टिमेट किए, अगर अमाउंट में निकालिएगा तो 20%, यानी 16,000 आपने ज्यादा एस्टिमेट किया, 16,000 बढ़ाया मैंने इंक्रीज को। लेकिन बोलता क्या है, जो इंक्रीज है ना वो 50% ज्यादा एस्टिमेट हुआ, यानी एक्चुअल में सेल का जो बढ़ना चाहिए था ना वो 8,000 बढ़ना चाहिए था, और हमने बढ़ाया 16,000। समझ में आया बात। इंक्रीज जो हुआ ओवर एस्टिमेट है कितने से, 50% से, तो इंक्रीज हमने 16,000 किया 20% के हिसाब से, तो 20% का आधा कर दो, 10% बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब एक्चुअल में इंक्रीज 10% है, लेकिन हमने उसको 20% एस्टिमेट किया, ओवर एस्टिमेट किया। तो एक्चुअल इंक्रीज इन सेल यानी एक्चुअल इंक्रीज इन अपवर्ड ट्रेंड है वो 10% ही है, 20% नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर ये नीचे वाला नहीं दिया रहता तो हम 20% ही अपवर्ड ट्रेंड मान के रखते हैं। यहाँ एस्टिमेशन में एरर था, वो नीचे क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ओवर एस्टिमेट तुम किया था सेल को, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, 10% कंसिडर करके हमको स्टैंडर्ड सेल निकालना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद दिया एडिशनल एक्सपेंसेस कैरिंग ऑन द बिजनेस ड्यूरिंग पार्शियल डिसेबलमेंट 7,000 रुपया एडिशनल खर्चा है आपका। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आइए हम लोग जीपी रेशियो पहले निकाल लेते हैं। समझ गया क्वेश्चन है? क्वेश्चन में मेन पॉइंट था सेल्स निकालने के समय ही वर्क एरर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से फिर से बना लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जीपी रेशियो निकालते हैं। जीपी रेशियो निकालने के लिए पिछले साल का नेट प्रॉफिट चाहिए। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट कहाँ गया? 15 लाख तो टर्नओवर है। नेट प्रॉफिट कहाँ है? नेट प्रॉफिट देखो, ये देखो, फिर से पढ़ो, मधु एंड कंपनी शुरू से पढ़ो। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं दिया क्वेश्चन, ठीक से पढ़ो जी बच्चा लोग, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं दिखा है। क्या लिखा है? अफेक्टेड पॉलिसी उसने लिया है कितने का? 5 लाख का। ठीक है, किसके बेसिस पे? यानी पिछले साल का नेट प्रॉफिट 5 ही लाख था। ठीक है, या ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट ये 5 ही लाख था पिछले साल का। ठीक है, समझ गए बात? तो आइए, तो डायरेक्ट नहीं लिखा ना, अभी तक जो क्वेश्चन बना इसमें डायरेक्ट लिखा था कि नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा है। तो द पॉलिसी जो लिए हैं पिछले साल के बेसिस पे, इसीलिए पिछले साल का प्रॉफिट 5 लाख डिवाइडेड बाय आपका टर्नओवर 15 लाख। सर नहीं है इसमें, मल्टीप्लाइड बाय 100 है, सॉरी नहीं है बोल रहा हूँ, इसमें है। इसमें इसी 5 लाख में इंक्लूड है स्टैंडिंग चार्जेस भी। ठीक है ना? 5 लाख प्लस एन अलाउंस ऑफ 1 लाख इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी। हाँ, तो प्रॉफिट एंड सब मिला जुला के वो 5 लाख, यानी ग्रॉस नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मिलाकर ये 5 लाख रुपए दिया हुआ आपको। ठीक है, तो ये टोटल आपका आ गया ग्रॉस कितना आ जाएगा? 33 1/3% जीपी रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद निकालिए स्टैंडर्ड सेल। चलो, स्टैंडर्ड सेल हमको निकालना है नवंबर दिसंबर जनवरी का पिछले साल का, पहले पिछले साल का सेल। ठीक है, 80,000, 1,10,000, 1,20,000। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम लोग नवंबर का सेल है पिछले साल का ऑफ प्रीवियस ईयर। फायर ओवर ऑन 1 नवंबर। हाँ, और 3 महीना का डिस्टर्ब पीरियड है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी ना बनता है प्रीवियस ईयर का। तो नवंबर दिसंबर, हाँ वही तो लिख रहे हैं, और फिर जनवरी और प्रीवियस ईयर 1,20,000, तो 2 लाख और ये 3,10,000। अब 3,10,000 में हम 10% ट्रेंड ऐड करेंगे, 20% नहीं करेंगे। ऐसे ट्रेंड 20% था, लेकिन लिखा था क्वेश्चन में 50% ओवर एस्टिमेट हो गया, तो ऐड कीजिएगा 10%। ठीक है, तो 31,000 ऐड होगा, तो स्टैंडर्ड सेल आ जाएगा 3,41,000। है ना? यहाँ पर हम ट्रेंड के लिए नोट दे देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर सेल इज 80,000। ठीक है, और बजट फॉर करंट ईयर दिखा रहा है, बजट फॉर करंट ईयर इज 96,000। इंक्रीज इन सेल्स
20% है, but this is overestimated by 50%. So ट्रेंड जो होगा एक्चुअल में ट्रेंड इज 10%, इसलिए ट्रेंड हम 10% ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया नीचे कि 50% ओवर एस्टिमेट कर दिए था, ठीक है, तो 10% ट्रेंड लेके हमको बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, ये तो निकल गया स्टैंडर्ड सेल, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, शॉर्ट सेल। तो एक्चुअल सेल तो दिया ही है क्वेश्चन में डायरेक्ट, 32,000। डिस्टर्ब पीरियड का सेल क्या है, 32,000, यही है। 3 महीना में खाली जनवरी में ही 32,000 को बेच पाया, और किसी भी मंथ में कुछ भी नहीं सेल कर पाया। तो आप निकाल लीजिए 1,03,000 क्या चीज़, जीपी। शॉर्ट सेल का जीपी रहता है। अच्छा, पहले शॉर्ट सेल निकालो। शॉर्ट सेल कितना है, 3,09,000। स्टैंडर्ड सेल जो दिया अभी हम निकाले वो लिखिए 3,41,000, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए एक्चुअल सेल डिस्टर्ब पीरियड का 32,000, तो शॉर्ट सेल आ गया आपका 3,09,000, ठीक है। अब 3,09,000 का आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स 3,09,000 का 33 1/3%, यानी 1/3 कर दें डायरेक्ट, 1,03,000 आ जाए, 1,03,000 ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एडिशनल एक्सपेंसेस दिया तो है 7,000, लेकिन हम एनुअल टर्नओवर नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में, कहीं नहीं दिया है प्रीसीडिंग 12 मंथ, कैसे निकालेंगे उसका कोई क्वेश्चन में हिंट या इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो एनुअल टर्नओवर नहीं निकाल पाएंगे तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरा बात ये भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि उस एडिशनल एक्सपेंसेस के कारण कितना हम सेल कर पाए, वो भी नहीं लिखा है, तो दोनों पॉइंट बी और सी दोनों गायब है। तो जो एडिशनल एक्सपेंसेस है ना 7,000, वो पूरा का पूरा मान लिया जाएगा एडमिसिबल पूरा, तो हम डायरेक्ट इसमें एडिशनल एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सोल्ड सेल 7,000 पूरा आइडिया एडमिसिबल माना जाएगा, और ये 1,10,000 आपका हो गया ग्रॉस क्लेम, ठीक है। अब चूंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और एनुअल टर्नओवर नहीं निकाल पाएंगे, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कि हमारा गुड्स पार्टली इंश्योर्ड है क्या फुल्ली, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए माना जाएगा कि ये फुल्ली इंश्योर्ड है, एज्यूम कर लेंगे कि ये फुल्ली इंश्योर्ड है, तो जो ग्रॉस क्लेम होगा वही अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं दिया हुआ है तो आपको यही करना पड़ेगा, जब ग्रॉस प्रॉफिट और एनुअल टर्नओवर भी आप नहीं निकाल पाइएगा तो आपका जो है 1,10,000 ही हो जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, समझ में आया बात। तो चूंकि नहीं दिया था इसलिए हम ऐसा एजम्पशन चल रहा, हम निकाल ही नहीं पा सकते हैं एनुअल टर्नओवर, इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है एनुअल टर्नओवर निकालने का कुछ इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मान लेंगे कि ये
फुल्ली इंश्योर्ड है। फुल्ली इंश्योर्ड है तो ग्रॉस क्लेम जितना उतना ही अमाउंट ऑफ क्लेम हो जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं थी और? इंश्योरेंस पॉलिसी ऊपर लिखा था 5 लाख का लिए हैं, अच्छा, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा जो है जितना ग्रॉस क्लेम उतना ही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, अभी लास्ट है। 32 नंबर होमवर्क दे देंगे, खत्म हो गया टॉपिक। इसका भी हम बाकी दे देंगे। है इसका भी हम बाकी दे देंगे। बना पाएगा तुम लोग तब ना। बनेगा सर। आप तो एकदम क्या सोच निकालने से बनता है। बनेगा कहीं नहीं, बन तो जाएगा, ऐसा बात नहीं बनेगा। तो 31 नंबर होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। 32 नंबर भी होमवर्क। अब लास्ट क्वेश्चन, माने इस आपके बुक में जो है क्वेश्चन मिला लीजिएगा, सीरियल नंबर अलग होगा। ठीक है, आपके बुक में है 25 नंबर, ठीक है, 25 और 26 नहीं, 26 नहीं, तो रुक जाओ, 30 30 30 25 और 30। ठीक है, इसमें हम सब क्वेश्चन ना अलग अलग कर दिए हैं, मैंने अरेंज कर दिए एक जगह। अब देखो क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन निकालो। आपके बुक में क्वेश्चन एकदम लास्ट में CCL लिमिटेड दिया होगा, निकालो क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ भी है, दिसंबर 2018 में पूछा था क्वेश्चन। ये बना लेते हैं तब तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। CCL लिमिटेड वांट्स टू टेक अप ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाहता है वो। टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% बोलता है, ट्रेंड जो है 20% का है। ठीक है, कंपनी विल अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फ्रॉम इट्स बैंक, बैंक से 15% के रेट से उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रहा है, 15% इंटरेस्ट लेगा बैंक ओवरड्राफ्ट पे। ठीक है, टू बूस्ट अप द सेल, बूस्ट मतलब सेल को बढ़ाना है। सेल को बढ़ाने के लिए वो जो है CCL लिमिटेड ओवरड्राफ्ट लेगा और ओवरड्राफ्ट पे उसको 15% का इंटरेस्ट लगेगा। पहले ये नहीं लगता था, पिछले साल नहीं लगता था, करंट है ये, क्योंकि लिखा अवेल करेगा ओवरड्राफ्ट, यानी आने वाले पीरियड में करना है करंट ईयर में इसको। द एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बाउंड 3 लाख के आसपास उसका बनेगा ओवरड्राफ्ट। तो 3 लाख का 15% उसको इंटरेस्ट लग जाएगा, जो पहले नहीं लगता था, यानी 45,000 रुपया उसका नया फिक्स्ड खर्चा आ गया। फिक्स्ड खर्चा है ये, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, पहले नहीं था ये। फिर ऑल अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम, बोलता बाकी सारा खर्चा सेम रहेगा, फिक्स्ड खर्चा। ठीक है, फॉलोइंग फर्दर डिटेल आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया है। देखिए टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है, सैलरी, रेंट, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, फिर आपका डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस, मिसलिनियस इनकम और नेट प्रॉफिट, ये सारा पिछले साल का दिया है। आपको बोलता है अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन फॉर द करंट ईयर, कितना अमाउंट का पॉलिसी लेगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पॉलिसी वैल्यू निकालने पूछ रहा है, यहाँ क्लेम नहीं बोल रहा आपको निकालना, क्रॉस क्लेम, पॉलिसी वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, कि कितना पॉलिसी वैल्यू वो परचेज करे इंश्योरेंस कंपनी से, अपने प्रॉफिट को कितने पॉलिसी वैल्यू से इंश्योर्ड कराए। अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पूछ रहा है, अमाउंट इंश्योर्ड पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाए उसमें क्लेम पूछ रहा था, अमाउंट इंश्योर्ड क्वेश्चन में ही दिया रहता था, यहाँ अमाउंट इंश्योर्ड ही निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अच्छा अभी हम लोग क्या स्टेप लेते थे, जो हम लोग अभी क्लेम निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले GP रेशियो निकालते थे,
फिर स्टैंडर्ड सेल निकालते थे, फिर शॉर्ट सेल निकालते थे, यही स्टेप होता था। फिर एडिशनल क्लेम, एडिशनल एक्सपेंसेस, फिर नीचे आते थे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल निकालते थे, फिर हम लोग उसके एडिशनल क्लेम एक्सपेंसेस ऐड करते थे, ग्रॉस क्लेम निकलता था, ठीक है, और फिर ग्रॉस क्लेम से नेट क्लेम हम लोग निकालते थे। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रॉस, हम लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है जीपी रेशियो निकालते थे। क्या करते थे? नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग रेशियो ऐड करते थे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, फिर उससे हम लोग जीपी रेशियो निकालते थे। तो नेट प्रॉफिट में जब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड हो गया, यानी खर्चा ऐड कर दिए सारा फिक्स नेचर का, तो आपका क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। तो अब हम ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा उसको इंश्योर्ड करना है, उसी के लिए क्लेम निकाले भाई। हमारा वर्किंग सब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट पर फोकस है कि हाँ इतना कम सेल हुआ, उसका जीपी रेशियो, जीपी निकाल दिए। तो क्या निकाले? ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, हम नेट प्रॉफिट तो नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आया हमारा शॉर्ट सेल का, उसके लिए क्लेम निकालते थे, उसी के लिए क्लेम निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल के लिए। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल जो भी है, अगर 1 लाख है तो 1 लाख का पॉलिसी वैल्यू रहेगा तो हमारा 100% इंश्योर्ड रहेगा। तो हमारा वर्किंग क्या होगा ना, हमको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में पहले पिछले साल का जीपी क्या था, ठीक है। तो हमको जीपी निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का डाटा दिया है, हमको प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का पीएनएल अकाउंट बना देंगे, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट अगर बना देंगे, पीएनएल सारा खर्चा डेबिट में आता है, क्रेडिट साइड में हम जीपी लिखते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर जीपी निकल जाएगा आपका, ठीक है। जीपी निकल जाएगा और जीपी को फिर हम यूज करेंगे पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये जो जीपी निकलेगा इस इंफॉर्मेशन से, ये पिछले साल का निकलेगा, करंट ईयर का नहीं। करंट ईयर में क्या बोलता है कि 20% हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, तो 20% अगर सेल बढ़ेगा तो जीपी भी बढ़ेगा 20% से, प्लस एडिशनल खर्चा भी हमारा बढ़ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हम नया अरेंज कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट हमको लगेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट उसको उतने से बढ़ना चाहिए ना, जितना नया खर्चा ऐड हो रहा है उतने से ग्रॉस प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल बढ़ेगा हमारा। तो हमारा पॉलिसी जो है उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे प्रीसीडिंग ईयर का। तो अब बनाएंगे हम लोग उसके लिए पिछले साल का पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो आइए पिछले साल का पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं हम लोग पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ठीक है। चलो सारा खर्चा लिख दीजिएगा, एक्सेप्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस मत लिखिएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। पीएनएल में जो जाता है वो लिखिएगा, ठीक है। जैसे सैलरी, जो फिक्स्ड खर्चा है यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है वो सारा लिखेंगे, 3,30,000। फिर रेंट दिया है 30,000, वेरिएबल नहीं लिखिएगा इसलिए क्योंकि वेरिएबल यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया वो, ठीक है, वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो वो नहीं कंसिडर करेंगे हम जो फिक्स्ड खर्चा दिया है वो लिखेंगे। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50,000। पीएनएल हम पिछले साल का बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर का बना रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर का ही डाटा दिया है और उसमें एडजस्ट करके हम निकाल लेंगे करंट ईयर का कितना होगा। पोस्टेज आपको 60,000 दिया है, डायरेक्टर फीस 10,000 रुपया, ठीक है। ऑडिट फी, डायरेक्टर फी, ऑडिट फी, सभी तो जा रहा है। हाँ तो जाएगा ही, सारा फिक्स तो चल ही रहा है। हाँ तो सब जाएगा, हमको सब लिखना ही है, सब पीएनएल का आइटम है, तब ना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। मिसलेनियस इनकम दिया है तो इसको क्रेडिट में लिखिएगा, तो पीएनएल का सारा आइटम लिखना है, जो जो पीएनएल में लिखते हैं। वेरिएबल नहीं लिखेंगे, वेरिएबल नहीं लिखेंगे इसीलिए क्योंकि वेरिएबल यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया वो। नेट प्रॉफिट 4,20,000। अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा तो इस साइड में आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का।
के टोटल 330, 360, 350, 360, 330 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 4,40,000, टोटल 9,20,000 माइनस 70,000, 8,50,000 आपका जीपी निकल गया। टोटल है 9,20,000 टोटल। ओके, अच्छा, ये 8,50,000 जो निकला वो पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकला। करंट ईयर में क्या बोलता है कि 20% सेल बढ़ेगा, लिखा था ना क्वेश्चन में 20% बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली करंट ईयर में 20% ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो वो हम ऐड करेंगे 20% से बढ़ाएंगे इसको इन ट्रेंड ऑफ सेल्स के कारण। और जो खर्चा बढ़ रहा है, अगर हम 45,000 इधर लिख देते हैं अभी डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा निकलता नहीं। अरे डेबिट में अगर खर्चा अभी ज़्यादा लिख देते तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा निकलता। तो उसके भी तो अगर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो इस हिसाब से इंक्रीज कर जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आइए लिखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर निकाले हम लोग 8,50,000, प्लस करेंगे इसमें अपवर्ड ट्रेंड जो आने वाले इस साल में होना है, अपवर्ड 20%, तो 1,70,000 वो ऐड कर दिए। ठीक है, प्लस ऐड करेंगे एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस जो पहले नहीं था, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस जो पिछले साल नहीं था, नया आ गया। क्या आ गया नया? तो इंटरेस्ट ऑन बीओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट 15% 3 लाख का। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि 3 लाख हमारा जो है हो जाएगा ऑन एन एवरेज बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये 45,000 हमारा एडिशनल खर्चा स्टैंडिंग आ गया, ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सारा ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू। इतने का अगर हम पॉलिसी वैल्यू लेंगे तो हमारा 100% इंश्योर्ड रहेगा। 8,50,000 प्लस 1,70,000 प्लस 45,000, तो 10,65,000 आपका पॉलिसी वैल्यू होगा, क्योंकि पिछले साल आने वाले साल में हमको इतने का ग्रॉस प्रॉफिट होने का चांसेस है। ठीक है, तो अगर आने वाले टाइम में हमको इतना 10,65,000 ग्रॉस प्रॉफिट होने का चांस लग रहा है, तो 10,65,000 का हमको पॉलिसी वैल्यू लेना पड़ेगा 100% सिक्योर्ड करने के लिए। ठीक है, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट के कारण बढ़ गया 15%, तो 45,000 एडिशनल खर्चा बढ़ गया, उसको भी इंश्योर करना है, प्लस जो पहले था और जो ट्रेंड के साथ आएगा उसको भी इंश्योर करना है। तो टोटल इंश्योर्ड अमाउंट 10,65,000 होना चाहिए, तब फुल्ली इंश्योर्ड रहेगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो पॉलिसी वैल्यू मेरा 10,65,000 होना चाहिए। ठीक है।